ओके हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग बायबैक रेगुलेशंस पढ़ रहे थे। बायबैक में सेबी रेगुलेशंस की बात कर रहे थे हम लोग। बायबैक का मतलब होता है जब कंपनी अपने शेयर खुद खरीद लेती है अपने शेयर होल्डर से। जो अनलिस्टेड कंपनी होती है उसके ऊपर सिर्फ कंपनीज एक्ट लगता है, और जो लिस्टेड कंपनी होती है उसके ऊपर कंपनीज एक्ट भी लगता है और सेबी रेगुलेशंस भी लगता है। क्या क्या सोर्सेस थे, कहां कहां से बायबैक हो सकता है? फ्री रिजर्व से, सिक्योरिटी प्रीमियम से और प्रोसीड्स ऑफ इशू से। लेकिन वो प्रोसीड्स ऑफ इशू उसी कैटेगरी के नहीं हो सकते। कंडीशंस क्या क्या होती थी बायबैक करने की? सबसे पहले आर्टिकल्स में ऑथराइजेशन होना चाहिए, फिर क्वांटम कितना था? 10%। 10% तक के लिए बोर्ड, और 10% से ज्यादा के लिए मैक्सिमम कितना हो सकता है? 25%। और बायबैक के बाद डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, एक साल में कितने बायबैक हो सकते हैं? अगर एक बार बायबैक कर लिया तो अगले एक साल तक बायबैक नहीं कर सकते। फिर हम लोग ने सभी रेगुलेशंस में देखा था मेथड्स ऑफ बायबैक, किस किस तरह से बायबैक कर सकते थे। पहला था टेंडर ऑफर, दूसरा क्या था? फ्रॉम ओपन मार्केट। ओपन मार्केट में दो तरीके थे, पहला कौन सा था? थ्रू स्टॉक एक्सचेंज और थ्रू बुक बिल्डिंग। सबसे पहला मेथड हम लोगों ने टेंडर ऑफर देखा था। टेंडर ऑफर में क्या था? जब शेयर होल्डर्स को ऑफर दे रहे थे कि इस प्राइस पे हम आपके शेयर खरीद रहे हैं। क्या वहां एस्क्रो अकाउंट का भी प्रोविजन था? इस चैप्टर में कहां पढ़ा था एस्क्रो? डीलिस्टिंग में पढ़ा था एस्क्रो, इसमें भी पढ़ा था। अच्छा, कितना बनाना पड़ता था एस्क्रो? 100 करोड़ का 25% एंड ओवर एंड अबव दैट 100 का 25 प्लस 10% ऑफ द एक्सेस। ठीक है, फिर उसके बाद आई थिंक हम लोग ने स्टार्ट किया था बायबैक ऑफ शेयर थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा ये बताओ, बायबैक करने के बाद के शेयर्स को डिस्ट्रॉय भी करते थे? कैसे? फिजिकल शेयर्स को डिस्ट्रॉय करते थे कितने दिन के अंदर? 15 days फ्रॉम बायबैक एंड 7 days फ्रॉम द एंड ऑफ बायबैक पीरियड। ठीक है, बायबैक ऑफ शेयर्स थ्रू स्टॉक एक्सचेंज कर रहे थे हम लोग, एंड आई थिंक वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द सेकंड पॉइंट। यहीं से करना था ना? देखो फर्स्ट पॉइंट में हम लोग ने ये किया था कि स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू अगर बायबैक हो रहा है। अच्छा ये भी आपको याद है स्टॉक एक्सचेंज वाला मेथड कुछ ही दिनों के लिए है, हाँ आज से खत्म है ना, लेकिन इसके पहले के जो बायबैक हो चुके हैं उनके लिए वो अभी भी एप्लीकेबल है। तो इसमें एक चीज हम लोग ने देखी थी, आपको याद है? ऑर्डर मैचिंग सिस्टम एक्सेप्ट ऑल और नन। स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू अगर बायबैक हो रहा है तो कैसे होता है? ऑर्डर मैचिंग सिस्टम। ऑर्डर मैचिंग सिस्टम, बायर एंड सेलर को ऑर्डर्स मैच होता है। एक्सेप्ट ऑल और नन वाली चीज क्या थी? हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है जितने का बाय या सेल ऑर्डर आ जाएगा उतने का एग्जीक्यूट कर लिया जाएगा। चलो अब देखते हैं डिस्क्लोजर्स, फाइलिंग रिक्वायरमेंट एंड टाइमलाइंस। द कंपनी शैल अपॉइंट, इस मेथड में भी सबसे पहले किसको अपॉइंट कर लेते थे? मर्चेंट बैंकर, और उसके बाद एक पब्लिक अनाउंसमेंट कर ली जाती थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे टेंडर ऑफर में कर रहे थे। ये सेम थे दोनों पॉइंट्स, वहां पर भी पहले हमने मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट किया और फिर हमने क्या करी थी? पब्लिक अनाउंसमेंट। The public announcement shall be made within 2 working days from the date of passing of the resolution. कितने दिन में पब्लिक अनाउंसमेंट करनी है? कह रहे जब रेजोल्यूशन पास किया, या तो बोर्ड रेजोल्यूशन या स्पेशल रेजोल्यूशन एज द केस में भी, वहां से कितने दिन के अंदर? वहां से 2 दिन के अंदर हमको पब्लिक अनाउंसमेंट करनी होगी। पब्लिक अनाउंसमेंट का मतलब समझ गए ना? न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट देना होगा कि हमारी कंपनी इस दिन से बायबैक करने वाली है। आगे देखिए, द कंपनी शैल साइमल्टेनियसली विद द पब्लिक अनाउंसमेंट फाइल अ कॉपी ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट विद सेबी। मतलब एक तो इन्होंने न्यूज़पेपर में निकाल दिया, उसके बाद उसकी एक कॉपी कहां कहां दे दी? सेबी में सबमिट कर दी और स्टॉक एक्सचेंज में। एंड द स्टॉक एक्सचेंज शैल forthwith disseminate the public announcement to the public। तो एक इन्होंने न्यूज़पेपर में खुद निकाला, दूसरा इन्होंने किसको दे दी उसकी कॉपी? स्टॉक एक्सचेंज को और सेबी को, और स्टॉक एक्सचेंज ने उसको पब्लिकली करा दिया। आगे देखिए ये देखो नोट क्या लिखा हुआ है, इन केस ऑफ बायबैक फ्रॉम ओपन मार्केट नो ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर और लेटर ऑफ ऑफर इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद सेबी। ये बताओ टेंडर ऑफर में लेटर ऑफ ऑफर था? टेंडर ऑफर मेथड में लेटर ऑफ ऑफर बना रहे थे हम लोग, किसको दे रहे थे लेटर ऑफ ऑफर? बना रहे थे कि नहीं बना रहे थे? किसको दे रहे थे हम लोग? ऑफर जो दे रहे थे शेयर होल्डर्स को, कैसे ऑफर दे रहे थे?
लेटर ऑफ ऑफर, ऑफर कैसे देते हैं? बोल के खरीदोगे, फिर लेटर ऑफ ऑफर दोगे ना। तो जब हम लोग टेंडर ऑफर मेथड में थे तो हमने लेटर ऑफ ऑफर बनाया था जो सारे शेयर होल्डर्स को दिया था। अब हम लोग स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू खरीद रहे हैं, बताइए लेटर ऑफ ऑफर देंगे? वो तो मार्केट के थ्रू हो रहा है, और देंगे भी तो किसको देंगे? हमको क्या पता कौन इंटरेस्टेड है सेल करने में। कह रहे हैं जो मार्केट के थ्रू स्टॉक एक्सचेंज मैकेनिज्म के थ्रू बाइंग एंड सेलिंग हो रही है वो ऑर्डर मैचिंग सिस्टम के थ्रू होती है, कि हमने बाय ऑर्डर डाल दिया, उन्होंने सेल ऑर्डर डाल दिया, इसलिए इस केस में लेटर ऑफ ऑफर देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो देखो लिखा है इन केस ऑफ बायबैक फ्रॉम ओपन मार्केट नो ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर और लेटर ऑफ ऑफर इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद सेल। The buyback through stock exchange shall be undertaken only in respect of frequently traded shares. I hope frequently traded shares and frequently traded share समझ में आ गया होगा। frequently traded and frequently traded, frequently traded कौन से होते हैं? हाँ, जो ज्यादा बाय एंड सेल हो रहे हो। कई जगह इसकी डेफिनेशन दी गई है, अगर 10% से ज्यादा ट्रेडेड है तो हम फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड मान लेते हैं। अब देखिए कैसे होता है बाइंग एंड सेलिंग, ओपनिंग ऑफ द ऑफर ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। बताओ ये पॉइंट क्या है? द आइडेंटिटी ऑफ द कंपनी एज अ परचेजर शैल बी अपीयरिंग ऑन द इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन व्हेन द ऑर्डर इज प्लेस्ड। ये बताओ क्या हुआ? The identity of the company as a purchaser shall be appearing on the electronic screen when the order is placed. पहले तो बताओ ये इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन की क्या बात हुई? ये वो टर्मिनल है स्टॉक एक्सचेंज का जिसके थ्रू बाइंग एंड सेलिंग होती है। अब स्टॉक एक्सचेंज में जो बाइंग एंड सेलिंग होती है वो ऐसे इलेक्ट्रॉनिकली स्क्रीन के थ्रू होती है। पहले कैसे होती थी पता है आपको? ऐसे बोल बोल के बेचा जाता था, रिलायंस रिलायंस 10 रुपए 10 रुपए, रिलायंस 10 रुपए। इसका मतलब समझे क्या हुआ? हाँ, पहले इनफैक्ट एक मूवी आई थी, अगर आपने देखा हो, गुरु, शायद अभिषेक बच्चन की मूवी थी ना गुरु। हाँ, उसमें उसकी एक, हाँ वो उसमें थोड़ा वो चीज दिखाई गई है, नहीं देखी किसी ने? अच्छा, उसमें वो बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका बोलता है। वो कहता है कि 10 रुपए दो और मेरी कंपनी के मालिक बन जाओ। लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी हम आपसे कहें आप हमें 10 रुपए दीजिए और शिक्षा एकेडमी के मालिक बन जाइए, खुश कितने हो गए? अच्छा, बाकी सब चीजें साइड में। बताओ इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? जब हम ये चीज पूछते तो कुछ बच्चे पता है क्या कहते हैं? कहते हैं आप मजाक कर रहे हैं, 10 रुपए दो और शिक्षा के मालिक बन जाओ, मतलब आई एम सेलिंग यू द शेयर। हम आपको शिक्षा का शेयर बेच रहे हैं जिसकी वैल्यू 10 रुपए। 10 रुपए दो, शेयर ले लो, यू विल बिकम द शेयर होल्डर एंड शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो टेक्निकली अगर हम ये बोल रहे हैं 10 रुपए दो और अकेडमी के मालिक बन जाओ, ये टेक्निकली लाइन सही है या गलत है? इट इज राइट, इट्स करेक्ट। वही दिखाया है गुरु मूवी में, वो ऐसे ही बेच रहा था रिलायंस कंपनी का, कि वो एक्चुअली वही रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो उन्हीं की कंपनी का है। तो बोलता है 10 रुपए दो, मेरी कंपनी के मालिक बन जाओ। तो दिस इज जस्ट अ वे ऑफ सेलिंग शेयर। तो पहले स्टॉक ऐसे ही होता था, स्टॉक एक्सचेंज, सब लोग इकट्ठा हो गए, रिलायंस 10 जिसको अब खरीदने हैं वो उस पर्सन के पास आ गया और उसने खरीद लिया। अब ये सिस्टम स्क्रीन बेस्ड हो गया है। तो स्क्रीन आती है टर्मिनल, उसी में आपको दिखता रहता है ऑर्डर प्लेस्ड, जैसे ही ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं अब कंपनी क्योंकि बायबैक कर रही है तो कंपनी की आइडेंटिटी कैसे दिखाई जाएगी? एज अ परचेजर। अब ये देखो क्या है, द बायबैक शैल ओपन नॉट लेटर देन 4 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट। पहले इतनी बात बताओ, कह रहे हैं द बायबैक ऑफर शैल ओपन नॉट लेटर देन 4 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट। पहले बोर्ड रेजोल्यूशन था, वहां से कितने दिन के अंदर पब्लिक अनाउंसमेंट थी? 2 दिन के अंदर। और पब्लिक अनाउंसमेंट के कितने दिन के अंदर ऑफर ओपन हो जाएगा? 4 दिन के अंदर। ठीक है। एंड शैल क्लोज, कितने दिन ये ऑफर खुला रहेगा? हमको बताओ टेंडर ऑफर कितने दिन खुला रहा था? देख कर आओ, टेंडर ऑफर कितने दिन खुला रहा था? इसका मतलब भी हमने आपको बताया था, और उसी टाइम हमने पूछा था आईपीओ अगर इतने दिन खुला रहता है तो इसका मतलब क्या होता है? टेंडर ऑफर अगर 5 दिन खुला है इसका मतलब ये हुआ 5 दिन तक लोगों के पास ऑप्शन है कि वो अपने शेयर सेल कर सकते हैं। अब ये देखो, जो बायबैक थ्रू स्टॉक एक्सचेंज वाला मेथड है वो कितने दिन खुला रहेगा? इनिशियली बहुत पहले 6 मंथ्स का टाइम होता था। मतलब समझे, 6 महीने तक कंपनी ने परचेज ऑर्डर डाल रखा है, तो 6 महीने का टाइम है लोगों के पास कि वो अपने शेयर सेल कर दे।
ये सबसे बड़ा टेन्योर होता था बायबैक का, कि आज हमने परचेजर की तरह 1 लाख शेयर्स डाल दिए, अब 6 महीने तक खुला हुआ है, 6 महीने तक जितने जितने जो बेचता जा रहा है कंपनी खरीदती जा रही है और बायबैक होता जा रहा है। लेकिन अब इस टेन्योर को देखिए धीरे धीरे कम किया गया, उसके बाद 66 वर्किंग डेज किया गया, फिर 22 वर्किंग डेज किया गया। आपके बुक में कहां तक पहुंचे हैं? 22 तक पहुंचे है ना? हाँ, और देखो 22 वर्किंग डेज अब हो गया है, और उसके बाद कह रहे हैं हाउएवर फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 दैट इज टुडे। देखो हम लोग कितने लकी हैं, वो दिन पढ़ रहे हैं जो दिन इसमें दिया है। द ऑप्शन ऑफ ओपन मार्केट बायबैक थ्रू स्टॉक एक्सचेंज शैल नॉट बी अवेलेबल टू एनी कंपनी। अब ये क्या लिखा है? एक्सेप्ट इन केसेस वेयर बायबैक ऑफर हैज ओपन ऑन और बिफोर 31 मार्च। जो बायबैक 31 मार्च के पहले खुल चुका था वो खुला रहेगा। कितने दिन? 22 डेज। लेकिन आज से अगर किसी कंपनी ने बायबैक किया तो ये स्टॉक एक्सचेंज वाला मेथड अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, फाइन। तो 22 पहले 6 महीने था, फिर 66, फिर 22 एंड नाउ नो सच मेथड। सब्सिक्वेंट कंप्लायंस द कंपनी शैल, तो इसको कुल मिला के ऐसे पढ़ सकते हैं हम लोग, अगर हम 1 अप्रैल वाले को इग्नोर करें, 4 दिन बाद ओपन होगा और 22 दिन तक खुला रहेगा। ठीक है। द कंपनी शैल सबमिट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द शेयर और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज बॉट बैक टू द स्टॉक एक्सचेंज ऑन अ डेली बेसिस। कह रहे हैं रोज रोज जितने जितने एक्सेप्ट होते जाएंगे ऑर्डर्स, रोज उनकी इंफॉर्मेशन दी जाएगी सेबी को। बताओ कितने दिन तक? रोज 22 दिन तक, क्योंकि 22 दिन तक ऑफर खुला है, तो रोज जितने जितने ऑफर एक्सेप्ट हो जाएंगे उतना उतना इंफॉर्मेशन सेबी को दे दिया जाएगा। अब ये देखो क्या कह रहे हैं, प्रोसीजर फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज इन फिजिकल फॉर्म। अभी क्या कह रहे थे बेटा? मेरी बुक में पेज नंबर 465 है, बट मेरी न्यू बुक है, आपके में पेज नंबर क्या है? 457। 457 में देख लो अगर मिल जाए तो। ओके, प्रोसीजर फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स इन फिजिकल फॉर्म, यानी अब ये कह रहे हैं कुछ ऐसे भी तो शेयर होल्डर्स होंगे जिनके पास शेयर फिजिकल फॉर्म में होगा, उनको भी बायबैक देना है, उनको भी ऑफर दिया जा रहा है बायबैक का। तो ये कह रहे हैं कि उनका भी ऑफर मीट आउट हो जाएगा और अपना शेयर सरेंडर करने के लिए एक सेपरेट विंडो कंपनी ने ओपन कर दी कि आप लोग आइए और यहाँ से अपना फिजिकल शेयर हमको वापस कर दीजिए। जिनका शेयर देखो डीमैट फॉर्म में था उनको तो कंपनी आने की जरूरत नहीं थी, उनका तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। लेकिन जिनका फिजिकल फॉर्म में है उनके लिए देखो क्या सिस्टम करा है इन्होंने। अ सेपरेट विंडो शैल बी क्रिएटेड बाय द स्टॉक एक्सचेंज व्हिच शैल रिमेन ओपन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बायबैक। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बायबैक कितने दिन हुआ? 22 डेज। कह रहे हैं जब तक ये बायबैक का पीरियड चलेगा तब तक ये विंडो ओपन रहेगी। वैसे 22 डेज से ज्यादा भी हो सकता है अगर हम लोग बायबैक पीरियड की बात करें, क्योंकि बायबैक पीरियड तो शुरू कब से हो रहा था? जब रेजोल्यूशन पास हुआ, और खत्म कब हो रहा था? जब पेमेंट करी थी। ठीक है, तो इस पूरे ड्यूरेशन में वो सेपरेट विंडो कंपनी ओपन करके रखेगी। ठीक है। The company shall buy back shares or other securities holding physical share only through this separate window after verification of identity and address of the eligible shareholder. देखो धीरे धीरे पढ़ना समझ में आएगा। The company shall buy back the shares securities holding physical share only through this separate window. यानी जिनके पास फिजिकल शेयर्स है वो अपना बायबैक सिर्फ किसके थ्रू कर सकते हैं? इस सेपरेट विंडो के थ्रू। और ये क्या लिखा है? After verification of identity and address of the shareholder. After verification of identity and address of the eligible shareholder मतलब फिजिकल फॉर्म में जो बेचने आ रहा है वो शेयर होल्डर है भी कि नहीं है, ये चेक किया जाएगा। ये चीज डीमैट में करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि डीमैट में तो वैसे भी अकाउंट में शेयर है। यहाँ ये हो सकता है शेयर किसी और का हो, बेचने कोई और आ गया, तो ये कह रहे हैं उसका शेयर एक्सेप्ट करने के पहले उसकी आइडेंटिटी चेक करी जाएगी। ओके, अब ये पॉइंट देखना, द प्राइस एट विच, अच्छा बताओ जो स्टॉक मार्केट वाले शेयर है वो किस प्राइस पे बायबैक होंगे? टेंडर ऑफर में तो कंपनी कैलकुलेट कर रही थी, स्टॉक मार्केट वाले में कितने पे बायबैक होंगे? प्राइस कैसे डिटरमाइन होगा? जो मार्केट प्राइस होगा। भाई अगर हम स्टॉक मार्केट के थ्रू खरीद रहे हैं तो जो मार्केट प्राइस होगा उसी रेट पे बाय सेल होगा। कह रहे हैं जो फिजिकल वाले अपने शेयर दे रहे हैं उनका प्राइस क्या होगा? देखो, the price at which the shares or specified securities are bought back shall be the volume weighted average price of share or other specified securities other than in physical form.
अदर देन इन फिजिकल फॉर्म का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, यानी जिस प्राइस पे इलेक्ट्रॉनिक वालों का बायबैक हुआ है, कह रहे हैं उसी प्राइस पे फिजिकल वालों का हो जाएगा। बस फर्क इतना है कि उनके शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में थे और इनके शेयर्स फिजिकल फॉर्म में हैं। ड्यूरिंग द कैलेंडर वीक इन विच सच शेयर्स और स्पेसिफाइड शेयर्स वर रिसीव्ड बाय द ब्रोकर। ये लाइन जो है वॉल्यूम वेटेड वाली, ये कह रहे हैं वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ शेयर्स अदर देन इन फिजिकल फॉर्म ड्यूरिंग द कैलेंडर वीक इन विच सच शेयर्स वर रिसीव्ड। यानी एक कैलेंडर वीक में, ठीक है, हर हफ्ते प्राइस चेंज हो रहा होगा, आज मंडे कुछ और हुआ होगा, ट्यूसडे कुछ और हुआ होगा, उस पूरे हफ्ते का एवरेज मार्केट प्राइस निकाल लेंगे और उस एवरेज मार्केट प्राइस पे फिजिकल वालों का शेयर खरीद लिया जाएगा। फिर से बात समझना, जो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेच रहे हैं वो तो जिस दिन बेच रहे हैं उस दिन का मार्केट प्राइस दिया जाएगा। कह रहे हैं जिनके पास शेयर्स फिजिकल फॉर्म में है वो कैसे बायबैक करवाएंगे, उनका प्राइस क्या होगा? कह रहे हैं जिस दिन आप कर रहे हो उसका पिछला कैलेंडर वीक देखो, उसके पिछले कैलेंडर वीक में हर दिन अलग अलग प्राइस रहा होगा, उसका एक एवरेज प्राइस निकाल लो और उस प्राइस पे फिजिकल वालों का बायबैक हो जाएगा। इज दिस थिंग नाउ क्लियर? ऑनलाइन वालों का कैसे होगा? जो मार्केट में रेट है। फिजिकल वालों का कैसा होगा? पिछले हफ्ते का जो मार्केट प्राइस है उसका एवरेज। इनका बस एक्चुअली देखो, इन्होंने क्या कहा, मार्केट प्राइस होना चाहिए, लेकिन मार्केट प्राइस में फिजिकल वालों के साथ ये नहीं है कि किस दिन आके दे रहे हैं, ठीक है। इनका तो ये है कि भाई ऑनलाइन में तो तुमने जिस टाइम सौदा बुक किया उस टाइम का प्राइस लग जाएगा लेकिन फिजिकल वाले में तो आप फिजिकली आके दे रहे हो, आप मान लीजिए आपके दिया, फिर फॉर्मेलिटीज हुई, फिर कंप्लीशन हुआ, तो वो कह रहे हैं कि एक प्राइस नहीं डिसाइड हो पाएगा, ठीक है। इसलिए पिछले हफ्ते का जो मार्केट प्राइस था उसका एवरेज प्राइस निकालो, है वही प्राइस, बस उसका एवरेज। हाँ, एवरेज, हाँ वैसे देखो लिखा गया है टेक्निकली अगर पढ़ना है तो लिखा है विच आर ब्रॉट बैक वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ द शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज बॉट बैक अदर देन इन फिजिकल फॉर्म ड्यूरिंग द कैलेंडर वीक इन विच सच शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज वर रिसीव्ड बाय द ब्रोकर। यानी एक हफ्ते का एवरेज लेंगे, फिर इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि तुम जिस दिन दे रहे हो उस दिन का मार्केट प्राइस क्या है, ठीक है, क्योंकि आपका ऑनलाइन शेयर नहीं है तो आपको ऑनलाइन के मार्केट प्राइस का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, ये नोट देखो क्या लिखा है, इन केस नो शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज वर बॉट बैक इन द नॉर्मल मार्केट ड्यूरिंग द कैलेंडर वीक। ये सिनेरियो बताओ क्या हुआ? कह रहे थे फिजिकल वाले का प्राइस कैसे डिटरमाइन होगा? पिछले हफ्ते का एवरेज, लेकिन अगर पिछले हफ्ते कोई बायबैक हुआ ही नहीं तो फिर हम लोग नहीं ले पाएंगे। उस केस में क्या करें? द प्रीसीडिंग वीक when the company has last bought back the shares, ठीक है, सिंपल है। पिछले हफ्ते का लेंगे, अगर पिछले हफ्ते कुछ नहीं हुआ तो उसके पिछले हफ्ते का ले लेंगे। हाँ बेटा, हाँ जो इलेक्ट्रॉनिक वाले थे उनका हर दिन का प्राइस होगा, उसका एवरेज लेंगे और वो प्राइस हो जाएगा फिजिकल वालों का, ठीक है, फाइन। अब देखो एस्क्रो अकाउंट, अब इस मेथड में भी किसकी जरूरत पड़ गई? एस्क्रो अकाउंट। कह रहे हैं चाहे आप स्टॉक मार्केट के थ्रू खरीदें या टेंडर ऑफर के थ्रू खरीदें, सिक्योरिटी एक इशू बन जाती है कि आज आपने कह दिया कि हम ट्रांजैक्शन करेंगे, बाद में मान लो पैसा नहीं दिया, इसके लिए सिक्योरिटी पर्पस के लिए कौन सा अकाउंट खुलवा लिया जाएगा? एस्क्रो अकाउंट। देखो कितना % जमा करना है, पहले तो कितने, 2 दिन के अंदर, विद इन 2 वर्किंग डेज ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट के 2 दिन के अंदर क्रिएट एन एस्क्रो अकाउंट टुवर्ड सिक्योरिटी फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ऑब्लिगेशन। और देखो कितना बनाना है, 25% ऑफ द अमाउंट ईयर मार्क्ड फॉर बायबैक। जितना आपने टोटल पैसा जमा किया है बायबैक के लिए, यानी जो टोटल कंसिडरेशन है उसका 25%। ये 25% वाली चीज कॉमन है। देखो किस किस फॉर्म में जमा कर सकते हैं, ये भी सेम है। इसमें किस किस फॉर्म में हो सकता था एस्क्रो? कैश डिपॉजिट हो सकता था, बैंक गारंटी हो सकता था, फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर जमा करा दिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ले ली, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड जो गिल्ट फंड यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगा रहे हैं, या एनी कॉम्बिनेशन ऑफ अबव। सेम टॉपिक, आई होप नो डाउट, रिपीटेड है ये देखिए। इसके बाद फॉर सच पार्ट ऑफ एस्क्रो अकाउंट एज इन द फॉर्म ऑफ अ कैश डिपॉजिट विच शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, the company shall while opening the account empower the merchant banker to instruct the bank to make payment of the amount lying to the credit of escrow account।
कह रहे अगर आपने कैश जमा करके एस्क्रो अकाउंट क्रिएट किया है तो ये एस्क्रो अकाउंट जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक में आपने क्रिएट करा है, उस बैंक अकाउंट की ओनरशिप या रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी जाती है? मर्चेंट बैंकर को। और हम अपने बैंक को बोल देते हैं कि जब मर्चेंट बैंकर तुमसे पैसा मांगे तो तुम उसे दे देना। आप समझ रहे हो कौन किससे कह रहा है? बैंक अकाउंट किसका है? कंपनी का। लेकिन ऑथराइज किसको कर रहे हैं? मर्चेंट बैंकर को। क्यों? क्योंकि पेमेंट ऑब्लिगेशंस का टाइम पे तो कौन पैसा रिलीज कर रहा होगा? मर्चेंट बैंकर। तो इन्होंने अपने बैंक को कह दिया कि जब मर्चेंट बैंकर आपसे पेमेंट मांगे तो इस एस्क्रो अकाउंट से पैसा निकाल के आप उनको ट्रांसफर कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट पॉइंट जो मार्क करना है ये वाला, वेयर अ पार्ट ऑफ एस्क्रो अकाउंट इज इन द फॉर्म अदर देन कैश। हम लोग ने जितने तरीके देखे एस्क्रो के, उसमें सिर्फ पहला ही वाला तो था कैश। उसके अलावा बताओ कौन से मेथड्स थे? कौन कौन था? बैंक गारंटी ले ले, या शेयर्स जमा करा ले, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ले ले, ये सब, हाँ ये सब नॉन कैश फॉर्म हो गए। कह रहे अगर नॉन कैश के फॉर्म में कर रहे हो तो कुछ पैसा कैश के फॉर्म में भी रखना पड़ेगा। ठीक है, नॉन कैश फॉर्म मतलब तुमने बैंक गारंटी ले ली, लेकिन फिर भी वेयर अ पार्ट ऑफ द एस्क्रो अकाउंट इज इन द फॉर्म अदर देन कैश, द कंपनी शैल डिपॉजिट विद द शेड्यूल कमर्शियल बैंक इन कैश a sum of at least 2.5% of the total amount earmarked for buyback। पहले बताओ ये समझ आया कि नहीं? ये चीज 2.5% वाला बताओ कब करना है? जब नॉन कैश है। ठीक है, कह रहे हैं आपने बैंक गारंटी ले ली, लेकिन फिर भी बायबैक के प्रोसेस के कुछ खर्चों को मीट करने के लिए कैश चाहिए होगा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कुछ कैश भी रखो, भले ही तुम बैंक गारंटी ले रहे हो लेकिन कुछ अमाउंट आप कैश रखो। तो 2.5% ऑफ द टोटल अमाउंट जितना है आपका, वो आपको हर हाल में शेड्यूल कमर्शियल बैंक में कैश के फॉर्म में रखना ही पड़ेगा। चाहे आप शेयर जमा कराओ, चाहे बैंक गारंटी लो, चाहे म्यूचुअल फंड लो, कुछ भी करो। ठीक है, क्या ये रिक्वायरमेंट कैश वाले में करने की रिक्वायरमेंट है? क्यों? क्योंकि वहां 2.5% थोड़ी, वहां तो 25% पूरा कैश में जमा है। आई होप दिस पॉइंट इज ओके। द अमाउंट, अब अपने आप समझ आएगा, देखना। द अमाउंट में बी रिलीज्ड फ्रॉम एस्क्रो अकाउंट। बताओ एस्क्रो अकाउंट से पैसा कब ट्रांसफर होगा? पेमेंट के टाइम पे। द अमाउंट मे बी रिलीज्ड फ्रॉम एस्क्रो अकाउंट फॉर मेकिंग ऑफ पेमेंट टू द शेयर होल्डर्स सब्जेक्ट टू एटलीस्ट 2.5% ऑफ द अमाउंट ईयरमार्क फॉर बायबैक as the case may be remaining in the escrow account at all point of time। अब बताओ ये क्या है? हमको बताओ, डीलिस्टिंग में जब हम लोग एस्क्रो बना रहे थे तो क्या पूरा का पूरा पैसा एस्क्रो से ले रहे थे? 90% ले रहे थे। वहां पर भी 10% एस्क्रो में हर हाल में हर वक्त छोड़ते हैं कि बाद में अगर कभी कोई रिक्वायरमेंट पड़ी तो उससे ले लिया जाएगा। सेम चीज ये कह रहे हैं कि आपने जो भी एस्क्रो अकाउंट क्रिएट किया है उससे पैसा स्पेशल बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन 2.5% आपको कैश में छोड़ना पड़ेगा। आप समझ में आया? नॉन कैश वालों में 2.5% कैश क्यों रखवाया था? सोचो अगर बैंक गारंटी होती तो छोड़ते क्या? वो छोड़ ही नहीं सकते थे, इसीलिए उसमें 2.5% अलग से कैश रखवाया, और वो 2.5% हर वक्त रखा रहेगा। आ गई बात समझ में? तो जो भी आप एस्क्रो अकाउंट क्रिएट कर रहे हो उसमें से 2.5% छोड़ के रिमेनिंग अमाउंट हमको स्पेशल बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके पेमेंट करना होगा। नेक्स्ट, एनी डाउट टिल हियर? अच्छा, अब ये पॉइंट देखो, मर्चेंट बैंकर। ऑनलाइन में एक डाउट है बेटा, मर्चेंट बैंकर वो पर्सन होता है जो ये पूरा एक इंटरमीडियरी है जो पूरे प्रोसेस को मैनेज करेगा। एक तरह से कह सकते हैं कंपनी ने मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट किया है इस पूरे प्रोसेस को मैनेज करने के लिए। ही इज एन इंटरमीडियरी। ओके, अच्छा अब ये पॉइंट पे देखो, इन द इवेंट ऑफ नॉन कंप्लायंस एज स्पेसिफाइड अबव, सेबी में डायरेक्ट द मर्चेंट बैंकर टू फॉरफीट द एस्क्रो अकाउंट। अब बताओ क्या हुआ? अगर आपने ये बायबैक के टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं किया तो, या आपने पूरी पेमेंट देने से मना कर दिया, तो एस्क्रो अकाउंट में जो पैसा है वो क्या हो जाएगा? फॉरफीट, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 2.5% ऑफ द अमाउंट ईयरमार्क फॉर बायबैक as specified in the resolution as the case may be, except in cases where, पहले हमको बताओ कितना फॉरफीट हो जाएगा, कितना छोड़ा जाएगा? कितना फॉरफीट होगा? कह रहे हैं इन द इवेंट ऑफ नॉन कंप्लायंस सेबी में डायरेक्ट द मर्चेंट बैंकर टू फॉरफीट द एस्क्रो अकाउंट सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 2.5% ऑफ द अमाउंट। वो ही जो 2.5% रखा था वो क्या हो जाएगा? फॉरफीट। अगर आपने इनके टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो नहीं किया
तो वो जो 2.5% है वो क्या हो जाएगा, फोरफीट। हमको ये बताओ, ये जो पॉइंट्स लिखे हैं ABCD, ये किस चीज के हैं? एब्सोल्युटली, एक्सेप्ट इन केसेस वेयर। अब देखिए आप लॉ के पूरे जानकार हो गए हैं, लॉ पढ़ना आ गया है आपको। एक्सेप्ट इन केसेस वेयर का मतलब इन 4 सिचुएशन में पैसा फोरफीट नहीं होगा। अगर हम लोग बहुत लॉजिकली सोचें तो इन 4 सिचुएशन में कंपनी की गलती नहीं होगी, मतलब अगर कंपनी की गलती की वजह से बायबैक नहीं हो पाया तो फोरफीट हो जाएगा, और अगर बायबैक नहीं हो पाया जिसमें कंपनी की गलती नहीं थी तो वो पैसा फोरफीट नहीं होगा। जरा देखो ए पॉइंट, बताना ए में क्या हुआ। वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स as specified during the buyback period was higher than the buyback price। बताओ क्या हुआ, बायबैक क्यों नहीं हुआ? कह रहे मार्केट प्राइस ज्यादा हो गया, बायबैक का प्राइस कम रह गया। अब बताओ अगर मार्केट प्राइस उस टाइम एवरेज मार्केट प्राइस ज्यादा हो गया, बायबैक का प्राइस कम हुआ, तो बायबैक होगा कि नहीं होगा? शेयर होल्डर्स क्या करेंगे, मार्केट में बेचेंगे, लेकिन इसमें कंपनी की कोई गलती नहीं थी, इसलिए इस सिचुएशन में बायबैक मतलब वो अमाउंट फोरफीट नहीं होगा। सेकंड देखो क्या है, सेल ऑर्डर्स वर इनएडिक्वेट डिस्पाइट द बाय ऑर्डर्स प्लेस्ड बाय द कंपनी। पहले हमको बताओ बाय ऑर्डर किसने प्लेस किया था, कंपनी ने, और सेल ऑर्डर कौन देगा, शेयर होल्डर। कह रहे सेल ऑर्डर्स वर इनएडिक्वेट डिस्पाइट द बाय ऑर्डर्स प्लेस्ड, कंपनी ने तो बाय का ऑर्डर प्लेस किया था लेकिन लोगों ने अपने शेयर बेचे ही नहीं। जब लोगों ने अपने शेयर ही नहीं बेचे तो बायबैक नहीं हुआ, बायबैक नहीं हुआ तो उनकी क्या गलती बेचारों की, फोरफीट क्यों कर लोगे? उस सिचुएशन में वो पैसा फोरफीट नहीं होगा। थर्ड देखो, थर्ड तो सिंपली खुद ही कह दिया, such circumstances existed which were beyond the control of the company and in the opinion of SEBI merit consideration। merit consideration मतलब कंपनी कोई गलती नहीं थी, कोई ऐसी सिचुएशन हुई जिसकी वजह से बायबैक नहीं हो पाया जिसमें कंपनी की कोई फॉल्ट नहीं थी। एंड डी, इन द इवेंट ऑफ फॉरफीचर फॉर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन एज स्पेसिफाइड इन दीज रेगुलेशन द अमाउंट फॉरफीटेड, ये रीजन नहीं है एक्चुअली, बस कंडीशन बता रहे हैं, अमाउंट फॉरफीटेड शैल बी डिपॉजिटेड इन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड। ये क्या है, कह रहे हैं जो पैसा फॉरफीट किया। अच्छा एक बात समझो, बायबैक हो नहीं पाया, ठीक है, पैसा फॉरफीट हो गया, अब ये फॉरफीटेड पैसा जाए कहां, वो तो आपने पढ़ लिया। ऐसे सोचो किसको, क्या शेयर होल्डर को मिल जाएगा? शेयर होल्डर को क्यों मिलेगा, बायबैक हुआ नहीं, क्या कंपनी ले लेगी? कंपनी का ही तो फॉरफीट हुआ है, तो कहां जाएगा? जनहित में जारी, जनहित में जारी समझ गए, मतलब ये एक फंड होता है इन्वेस्टर एजुकेशन फंड जिसमें पैसा डाल दिया जाता है, ठीक है, तो वो पैसा फॉरफीट करके यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे। एनी डाउट? हाँ बेटा, ये वाला, हाँ, आफ्टर यूटिलाइजेशन ऑफ एटलीस्ट 50% ऑफ द अमाउंट earmarked for buyback as specified in the resolution, the amount and the guarantee remaining in the escrow account shall be released to the company। वही कह रहे हैं, आफ्टर यूटिलाइजेशन ऑफ 50% ऑफ द अमाउंट earmarked for buyback, जैसे हमने बैंक गारंटी ले रखी थी, ठीक है, अब मान लो बायबैक के लिए जो पैसा यूज होना था उसका 50% कंपनी ने ऑलरेडी दे दिया है, तो अब देखा जाए यू विल पे द अमाउंट, तो वो जो बैंक गारंटी थी उसको हम रिलीज कर देंगे, एक तरह से बैंक गारंटी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। हाँ बेटा, देखो जो वो वाला है कैश वाला उसमें तो इंक्लूडेड हो गया, ठीक है, और जो बैंक गारंटी उसमें प्लस हो गया, मतलब जो 25% का तुम्हें बैंक गारंटी करना है और 2.5% कैश में जमा करना पड़ेगा। अब इसमें कई बार ऐसा हो जाता है कि हमने मिला के कर लिया, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया, तो हम बैंक गारंटी में 25% माइनस 2.5% उतने की बैंक गारंटी कर देंगे और उतने का कैश में भी जमा करा देंगे, ठीक है। कंपनी जो भी कुछ भी कर सकती है। एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ सर्टिफिकेट, ये सेम पॉइंट है, देखिए लिखा है द प्रोविजंस पर्टेनिंग, इसमें बताया नहीं कितने दिन में एक्सटिंग्विश कर रहे हैं, देखो पढ़ के, वहां तो बताया था 15 दिन 7 दिन, कहाँ दिया है इसमें, कोई वो नहीं दिया है। अच्छा 15 देख रहे हो, ये कहाँ लिखा है कि कितने दिन में बायबैक करना है? कह रहे प्रोविजंस पर्टेनिंग टू एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ सर्टिफिकेट फॉर टेंडर ऑफर शैल अप्लाई फॉर एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ सर्टिफिकेट फॉर बायबैक फ्रॉम ओपन मार्केट। मतलब कह रहे हैं इनके एक्सटिंग्विशमेंट के जो टाइम पीरियड टेंडर ऑफर में दिए थे, सेम ऑफर सेम टाइम पीरियड एप्लीकेबल हो जाएगा इसमें, मतलब जिस दिन बायबैक हुआ है वहां से 15 डेज के अंदर इन सच अ मैनर की बायबैक पीरियड के एंड होने से
7 दिन के अंदर। इस पॉइंट में कोई चेंज नहीं है। आ गया समझ में? ये मेथड कौन सा था जो अब खत्म हो गया है और एक्चुअली आपके यूज में नहीं आएगा, क्योंकि जब तक आप कंपनी में पहुंचोगे तब तक आप समझ गए ना, तब तक वो ही बायबैक होंगे जो 1 अप्रैल के बाद वाले होंगे ऑब्वियसली। तो ये मेथड जो भी आपने पढ़ा है वो प्रैक्टिकली शायद आपके यूज में ना आए, लेकिन एग्जाम में हो सकता है। ओके चलो, अब तीसरा कौन सा बचा? बायबैक थ्रू बुक बिल्डिंग। देखो बायबैक थ्रू बुक बिल्डिंग में मेथड सब कुछ सेम होगा, बस बताओ कहां चेंज आएगा? प्राइस डिटर्मिनेशन में। यहां प्राइस डिटर्मिनेशन, टेंडर ऑफर में प्राइस कैसे डिटरमाइन हो रहा था? कंपनी डिटरमाइन कर रही थी। और स्टॉक एक्सचेंज में प्राइस कैसे डिटरमाइन हो रहा था? मार्केट वैल्यू के हिसाब से। जो फिजिकल शेयर थे उनका कैसे हो रहा था? उनके एवरेज फिगर के हिसाब से। बुक बिल्डिंग में प्राइस कैसे डिटरमाइन होगा? बिडिंग के हिसाब से। बाकी सब सेम होगा, बस प्राइस डिटर्मिनेशन विल बी थ्रू बुक बिल्डिंग मेथड। ओके, अ कंपनी में बाय बैक इट्स शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी फ्रॉम एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी होल्डर थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस। डिस्क्लोजर्स अब वही हैं। द कंपनी विच हैज बीन ऑथराइज्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन शैल अपॉइंट अ मर्चेंट बैंकर। अब आई थिंक ये पढ़ लेंगे, पहला वही होगा, मर्चेंट बैंकर अपॉइंट कर लेंगे। फिर क्या होगा? पब्लिक अनाउंसमेंट कर लेंगे। फिर पब्लिक अनाउंसमेंट में सारे डिटेल्स मेंशन कर देंगे और फिर प्रोसीजर में आ जाओ। द कंपनी मेकिंग द बायबैक, दिया है ना सबकी बुक में? अच्छा, द कंपनी मेकिंग द बायबैक ऑफर शैल डिस्क्लोज द मैक्सिमम बायबैक प्राइस बीइंग द अपर एंड ऑफ द प्राइस रेंज। बुक बिल्डिंग मेथड में जब भी हम लोग प्राइस डिटरमाइन करते हैं तो एक प्राइस रेंज होती है, जिसका एक कैप प्राइस होता है और एक फ्लोर प्राइस होता है। ठीक है, फ्लोर प्राइस लोअर प्राइस होता है और कैप प्राइस मैक्सिमम प्राइस होता है। ठीक है, अगर कंपनी मैक्सिमम प्राइस बोल रही है, इसका मतलब समझे क्या हुआ? इससे ज्यादा पे हम नहीं खरीदेंगे। तो जैसे मान लो उन्होंने कहा 10 से 100, इसका मतलब मैक्सिमम तुम्हारा शेयर खरीदने के लिए हम 100 रुपए दे सकते हैं और कम से कम हम 10 देंगे। ये रेंज समझ में आई? तो ये कह रहे हैं मैक्सिमम प्राइस अपर एंड क्या होगा, ये कंपनी डिस्क्लोज करेगी। द कंपनी शैल डिस्क्लोज द मैक्सिमम बायबैक प्राइस बीइंग द अपर एंड ऑफ द प्राइस रेंज as approved by the board of director as the case may be and the book value of shares as specified by the company। तो जो upper end है वो कंपनी ने खुद डिसाइड कर लिया। The company shall publish the offer opening announcement on the date of commencement of buyback। दिया नहीं है क्या आपकी बुक में? दिया है, कुछ बच्चों की बुक में नहीं दिया है शायद। किसके किसके में नहीं है? ये लाइंस नहीं है, मेथड है ये वाला। अच्छा, अब देखो, इन केस ऑफ फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर लोअर एंड ऑफ द प्राइस रेंज शैल नॉट बी लेस देन। देखो ये वाला जो था ये कौन सा हो गया? कैप प्राइस यानी हायर वाला, और ये वाला जो पॉइंट है ये किसके लिए हो गया? लोअर एंड, यानी लोअर कितना होना चाहिए? अब देखो क्या लिखा है, इन केस ऑफ फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर लोअर एंड शैल नॉट बी लेस देन हायर ऑफ, मतलब वो उसका लोअर होगा। कह रहे हैं लोअर एंड ऑफ द प्राइस रेंज शैल नॉट बी लेस देन हायर ऑफ। इन दोनों पॉइंट्स में से जो हायर होगा वो निकाल लेंगे, वो उनकी लोअर एंड हो जाएगी, और हायर उनकी एंड वो होगी जो उन्होंने डिसाइड करी होगी। ठीक है देखिए दोनों पॉइंट्स क्या है? द क्लोजिंग प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी एज ऑन द डेट ऑफ नोटिस। ये क्या हुआ? क्लोजिंग प्राइस, मार्केट प्राइस। क्लोजिंग प्राइस मतलब समझ गए, जिस दिन इन्होंने नोटिस दी है कि हम बायबैक के थ्रू करने वाले हैं, उस दिन का मार्केट प्राइस देखा जाएगा, या तो वो, या फिर वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी इन द 15 ट्रेडिंग डेज प्रायर टू द डेट ऑफ इंटीमेशन ऑफ द मीटिंग ऑफ द बोर्ड। ये बताओ क्या हुआ? या तो जिस दिन नोटिस दिए उस दिन का प्राइस ले लो, या फिर पिछले 15 ट्रेडिंग डेज का वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस। इन दोनों में से जो हायर होगा वो उनकी लोअर एंड आ गई, और उसका हायर एंड उन्होंने डिसाइड कर लिया। ये प्राइस रेंज दे दी, इसके बीच में लोग बिडिंग्स करेंगे। ठीक है, अभी एज फार एज योर एग्जाम इज कंसर्न, तो इतना ज्यादा प्रैक्टिकल होपफुली उन्हें नहीं देना चाहिए कि आप वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस निकाल रहे हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर वो पूछेंगे भी ना तो ये दे देंगे, क्लोजिंग प्राइस इतना था और पिछले 15 डेज का वॉल्यूम वेटेड इतना था, तो रेंज क्या होगी? आप समझ गए, आपको इसमें सिर्फ हायर देखना है। लेकिन जब कंपनी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में जाएंगे तो ये पूरा कैलकुलेशन होगा, वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, अभी तो नहीं देंगे वो। ओके,
तो देखिए हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं अगर बायबैक हो रहा है किसके थ्रू, बुक बिल्डिंग के थ्रू, बुक बिल्डिंग के थ्रू के लिए एक प्राइस रेंज चाहिए होती है, ठीक है। लेट से ये चाहिए 10 से 100 की प्राइस रेंज है, तो ये जो लोअर वाला होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोर प्राइस, और ये जो अपर वाला होता है इसको क्या कहते हैं, कैप प्राइस। कह रहे हैं जो हाइयर रेंज होगी ये कंपनी डिसाइड कर लेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू। ये जो प्राइस होगा ये कैसे, कम से कम कितना देना है, सेबी सोचो क्या बोल रहा है, सेबी कह रहा है तुम्हें कम से कम उतना देना पड़ेगा जितना मार्केट प्राइस है, या पिछले 15 दिनों का जो एवरेज प्राइस है मार्केट प्राइस, कम से कम उतना देना पड़ेगा, और ज्यादा तुम जितना चाहो उतना दे दो, सेबी को उसमें दिक्कत थोड़ी ना है। ऐसे करके उन्होंने क्या डिसाइड कर लिया, प्राइस रेंज। ये चीज तो उसी की निकल सकती है जो शेयर्स फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड हो। बताओ यस और नो, मार्केट प्राइस या पिछले 15 दिनों का वेटेड एवरेज प्राइस, ये सिर्फ किन शेयर्स का निकल सकता है, जो फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड हो। जो इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड होंगे उनके लिए देखो क्या होगा, रजिस्टर्ड वैल्यूअर जो डिटरमाइन कर दे। आप हमारी बात समझ रहे हो क्या रहा है, ठीक है। ये जो हमने आपको बताया 10 से लेके 100 वाली बात, 100 कंपनी खुद डिसाइड करेगी, 10 बताओ कैसे डिसाइड होगा, ये डिपेंड करेगा कि कंपनी के शेयर फ्रीक्वेंटली है कि इनफ्रीक्वेंटली है। बताओ अगर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है तो या तो क्लोजिंग प्राइस जो है, या फिर 15 डेज का जो एवरेज प्राइस है, विच एवर इज हाइयर, और अगर इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर बता देगा। इससे ये प्राइस की रेंज निकल आई, इसके बाद बिडिंग हो जाएगी। एनी डाउट, ओके। नेक्स्ट देखो, द बायबैक प्राइस शैल डिपेंड अपॉन द प्राइस डिस्कवर्ड थ्रू बिड्स रिसीव्ड। बताइए इसका मतलब क्या हुआ, द बायबैक प्राइस शैल डिपेंड अपॉन द प्राइस डिस्कवर्ड थ्रू बिड्स रिसीव्ड। ये जो है रेंज जो अभी निकली है यही बायबैक प्राइस है कि अब बायबैक प्राइस निकलेगा, अभी तो रेंज हुई है, अब इसमें बोली लगेगी, ठीक है। बोली के हिसाब से जो मैक्सिमम प्राइस निकलेगा वो प्राइस बायबैक प्राइस डिसाइड कर लिया जाएगा, ठीक है, ओके। पेमेंट टू होल्डर्स ऑफ शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, अब जो प्राइस निकलेगा उसी प्राइस के हिसाब से पेमेंट कर दी जाएगी। द पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन टू होल्डर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी शैल बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ, कितने दिन में पेमेंट हो जानी चाहिए, 5 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ द बायबैक ऑफर। रिटेल एंड प्रमोटर पार्टिसिपेशन, रिटेल इन्वेस्टर देखो कौन से हुए, कौन होते हैं रिटेल इन्वेस्टर, स्मॉल शेयर होल्डर यू कैन से। रिटेल इन्वेस्टर शैल हैव द ऑप्शन टू बिड एट द बायबैक प्राइस। बताओ ये बोली कौन लगा रहा होगा, रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर मीन सिक्योरिटी होल्डर्स हु आर होल्डिंग शेयर्स अप टू ₹2 लाख, ओके। ये क्या लिखा है अगले पॉइंट पे, कौन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता इस प्रोसेस में, promoters along with their associates shall not be permitted to participate in buyback through book building। यानी book building वाले मेथड में कौन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, promoters। any doubt, अच्छा अब इसका मतलब बताओ, buyback offer shall be kept open for a minimum of 2 trading days। कितने दिन खुला रहेगा ये, 2 दिन। अब स्टार्टिंग से बताओ टेंडर ऑफर वाला कितने दिन खुला था, टेंडर ऑफर वाला कितने दिन ऑफर खुला था, 5 दिन, ठीक है। स्टॉक मार्केट वाला कितने दिन खुला था, 22, पहले 6 महीना था, फिर 22 डेज, और बुक बिल्डिंग वाला कितने दिन खुला रहेगा, 2 डेज, ठीक है। स्पेसिफाइड होल्डर्स कैन सबमिट बिड फॉर एनी नंबर ऑफ शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी नॉट एक्सीडिंग द टोटल नंबर ऑफ सिक्योरिटीज इन द रेलेवेंट कैटेगरी एट अ प्राइस विद इन द प्राइस रेंज। ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में वो कैटेगरी वाला भी एक पॉइंट देखा था टेंडर ऑफर में, याद आया आपको कि बिडिंग में आप कितनी बिडिंग्स लगा सकते हो जितने के लिए आप एंटाइटल्ड हो, तो एक परसेंटेज के हिसाब से, रेशियो के हिसाब से डिसाइड होता था। एक स्मॉल शेयर होल्डर रिटेल वाली कैटेगरी होती थी, एक अदर वाली कैटेगरी होती थी, याद आया आपको, रिजर्व वाली, एग्जैक्टली तो वही कह रहे हैं, आपकी जितनी एंटाइटलमेंट है उसके हिसाब से आप बिडिंग्स करेंगे और उसी के हिसाब से आपका बायबैक एक्सेप्ट होगा। अच्छा अब ये बताओ क्या है, इन द इवेंट दैट बिड्स आर मोर देन द बायबैक साइज, पहले बताओ क्या हुआ, समझ रहे हो क्या हुआ, बिड्स आर मोर देन द बायबैक साइज। हमें बायबैक कर रहे थे 1 लाख शेयर, लेकिन बिडिंग आ गई 2 लाख की, अब क्या होगा, आईपीओ के हिसाब से सोचो, कंपनी को अलॉट करने थे 1 लाख शेयर्स, लेकिन एप्लीकेशंस आ गई 1.5 लाख की, तो क्या करते थे,
प्रोराटा करते थे, वही तो यहाँ हुआ। कंपनी को बायबैक करने थे 1 लाख, लेकिन लोगों ने 1.5 लाख के बिड सबमिट कर दिए, तो क्या होगा? द प्राइस एट विच 100% ऑफ द बायबैक साइज इज रीच्ड शैल बी द बायबैक प्राइस। ये पॉइंट पढ़ के बताओ कुछ याद आया? कह रहे हैं अगर ज्यादा आए हैं तो जिस प्राइस पे 100% बायबैक साइज रीच हो रहा है वो बायबैक प्राइस होगा। इसका प्रैक्टिकल किया है हम लोगों ने, हाँ, डीलिस्टिंग चैप्टर में हम लोगों ने इसका प्रैक्टिकल किया था, जिसमें डिस्कवर्ड प्राइस निकाला था। आई थिंक 15 लाख की फिगर थी उसमें, 15 लाख शेयर्स बायबैक करने थे, तो हम लोगों ने देखा था पहले इतने लोगों ने किया जिससे टोटल इतना हो पा रहा है। जैसे हमने 10 से 100 की रेंज ली, तो 100 पे इतने लोगों ने किया, फिर 90 पे इतने लोगों ने किया, फिर 60 पे इतने लोगों ने किया। ऐसा करते करते वो प्राइस जिसपे 100% आ रहा है वो प्राइस इनका डिस्कवर्ड प्राइस हो जाता था। किसको किसको याद आ गया ये? अगर डीलिस्टिंग वाला याद होगा तो याद होगा, इसका प्रैक्टिकल था ये, वही सेम चीज है। शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज टेंडर्ड बिलो द बायबैक प्राइस shall be accepted at the buyback price and in proportion to the size of the bids received। ये सेकेंड सिचुएशन है। कह रहे हैं अगर शेयर्स टेंडर्ड at or below the buyback price, ये क्या हुआ? shall be accepted at the buyback price, मतलब शेयर्स और ऊपर वाले में नीचे वाले में फर्क समझे क्या हुआ? कह रहे हैं बिड्स आर मोर देन द बायबैक साइज, ये फर्स्ट सिचुएशन हो गया डिस्कवर्ड प्राइस। दूसरे में कह रहे हैं शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज टेंडर्ड एट और बिलो द बायबैक प्राइस। हाँ, जो इन्होंने बायबैक प्राइस बताया उसी पे बोलियां आ गई, तो बताओ प्राइस क्या होगा? जो बायबैक प्राइस है या उससे बिलो। हमने कहा था कि हम 80 पे खरीदने को तैयार है, लेकिन लोगों ने कहा हम 70 में बेच देंगे, तो सेबी कह रहा है तुम्हें 80 देना पड़ेगा, कंपनी जितना कह रही है। ठीक है, अगर हाइयर है तो जिस रेट पर बायबैक पूरा एक्सेप्ट हो जाएगा वो प्रैक्टिकल वाले मेथड के हिसाब से वो डिस्कवर्ड प्राइस हो जाएगा। और अगर कम पे आ रहा है तो उस केस में तुमने जो अपनी लोअर लिमिट बताई है उतना तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। ठीक है, ये सब कुछ तभी हो सकता है जब कौन सा मेथड यूज कर रहे हो हम लोग? बायबैक मेथड, सॉरी बुक बिल्डिंग मेथड। In the event that bids are less than the buyback size, all the shares or other specified tender shall be accepted at the highest bid price। अब ये बताओ, दो सिचुएशन है, पहली ये सिचुएशन है, दूसरी ये। पहला वाला था bids are more than the buyback size, तो प्रोपोर्शनेट मिलेगा। दूसरा bids are less than the buyback size, ये बताओ क्या हुआ? हमें 1 लाख बायबैक करने थे और कितने की एप्लीकेशन आई? 90 की आई। हमें 1 लाख बायबैक करने थे, 90 ही नहीं सबमिट करे, अब क्या होगा? पूरे के पूरे मिल जाएंगे सबको। ये दोनों समझ रहे हो? अंडर सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन समझ लो, ये वही दोनों सिचुएशंस है। ओवर सब्सक्रिप्शन में प्रो राटा कर लेते थे, अंडर सब्सक्रिप्शन में जिसने जितना दिया उतना कर लेते थे। ओके, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ सर्टिफिकेट के लिए क्या लिखा है? कौन से एप्लीकेबल हो जाएगा? टेंडर ऑफर, वही जिस दिन बायबैक हुआ है वहां से 15 दिन के अंदर इन सच अ मैनर कि बायबैक पीरियड खत्म होने के 7 दिनों के अंदर अंदर पूरा खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, दैट विल बी सेम। एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ सर्टिफिकेट का क्लॉज तीनों में सेम है। आई थिंक तीनों क्लियर है अब। ठीक है, फाइन। 3 मेथड से पहला कौन सा था? टेंडर ऑफर था, दूसरा ओपन मार्केट। ओपन मार्केट में 2 तरीके थे, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू और बुक बिल्डिंग के थ्रू। बुक बिल्डिंग में कुछ डिफरेंस नहीं था, सिर्फ प्राइस डिस्कवरी का था। लोअर प्राइस इसमें बताओ क्या होता था और हाइयर क्या होता था? हाइयर कंपनी खुद डिसाइड करती थी और लोअर शुड बी डिपेंडिंग अपॉन कि वो फ्रीक्वेंटली है कि इनफ्रीक्वेंटली है। अगर फ्रीक्वेंटली है तो क्लोजिंग प्राइस या पिछले 15 दिनों का एवरेज प्राइस, और इनफ्रीक्वेंटली है तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर। ठीक है, बाकी सब सेम है। एनी डाउट नाउ? ओके, यहाँ मेथड्स खत्म हो गए। अब ये एक सिंपल टॉपिक है, बायबैक ऑब्लिगेशन। इस पूरे प्रोसेस में कंपनी के क्या क्या काम है और मर्चेंट बैंकर के क्या क्या काम है, 3-4 पॉइंट्स पढ़ लो बस। पहले मर्चेंट बैंकर पढ़ लो, छोटे छोटे। देखो मर्चेंट बैंकर के क्या काम है, क्या देखना है उसको? सबसे पहला क्या है? हाँ, कि ऑफर इंप्लीमेंट हो गया हो। सेकंड क्या चेक करेगा? एस्क्रो का काम पूरा हो गया हो। थर्ड देखो, ये बताओ थर्ड क्या है? फर्म अरेंजमेंट फॉर मनी फॉर पेमेंट टू फुलफिल द ऑब्लिगेशन। हाँ, कह रहे हैं पेमेंट देने के लिए पैसा कंपनी कहाँ से लाएगी, उसका फर्म अरेंजमेंट कंपनी ने किया है कि नहीं किया है, ये देखना किसका काम होगा? मर्चेंट बैंकर। अगला देखो, सिंपल है, पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ द बायबैक इज मेड, लेटर ऑफ ऑफर फाइल हुआ है, ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट फाइल हुआ है कि नहीं, यही 3-4 पॉइंट्स याद कर लेना। ये सब काम किसके हैं? मर्चेंट बैंकर के। और कंपनी के काम देखो,
बड़े चाहो बड़े उठा लो, जैसे लेटर ऑफ ऑफर बनाना, पब्लिक अनाउंसमेंट देना, ये सब किसका काम था? कंपनी का. कंपनी शैल नॉट इशू any shares or other specified securities including by way of bonus till the date of expiry of buyback period. ये देखो क्या है, इसका क्या मतलब हुआ? The company shall not issue any shares or other specified security including by way of bonus till the date of expiry of buyback period. मतलब एक तरफ बायबैक चल रहा है और एक तरफ तुम शेयर बांट रहे हो, ये तो अपोजिट बातें हो गई ना. अगर आपको शेयर बांटने ही थे तो बायबैक क्यों कर रहे हो? तो कह रहे जब तक बायबैक चल रहा है तब तक आप शेयर इशू नहीं कर सकते, बोनस कर सकते हैं. लेकिन एक बात बताओ, मान लो किसी का इसॉप वगैरह पेंडिंग था, वो कन्वर्ट होने हैं, वो हो जाएंगे. वो क्या लाइन थी? एक्सेप्ट इन डिस्चार्ज ऑफ सबसिस्टिंग ऑब्लिगेशन. कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स थे, वो कन्वर्ट होने हैं, वो हो सकते हैं, वो हो सकते हैं. अपनी तरफ से नए शेयर इशू नहीं कर सकते. अगला देखो, कंपनी शैल पे द कंसिडरेशन. कंसिडरेशन देने का काम भी किसका है? कंपनी का है. किस फॉर्म में देगी? कैश के फॉर्म में. ये देखिए, कंपनी शैल नॉट विड्रॉ द ऑफर टू बाय बैक आफ्टर द ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर इज फाइल्ड विद सेबी. मतलब ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर सेबी को देने के बाद अब आप अपने बायबैक ऑफर को विड्रॉ नहीं कर सकते. हो जाएगा, ठीक है. ये देख लो एक बार. कब नहीं कर सकते? कब नहीं कर सकते? जब कंपनी का अमेलगमेशन वगैरह चल रहा हो. ड्यूरिंग द टाइम जब कंपनी का अमेलगमेशन मर्जर चल रहा है, उसके ड्यूरेशन में कंपनी कोई बायबैक नहीं कर सकती. बस दैट्स इट. ठीक है, तो इनके दो दो तीन तीन पॉइंट्स कर लीजिएगा, उतना सफिशिएंट है. तो टेक्निकली इस चैप्टर में सबसे पहले सोर्सेस ऑफ बायबैक थे, कंडीशंस ऑफ बायबैक थे, फिर सेबी की रेगुलेशन जहां से शुरू हुई वहां पर क्या था? मेथड्स. मेथड में पहला टेंडर ऑफर था, फिर ओपन मार्केट के दो थे, और लास्ट में ये ऑब्लिगेशन. बस इतना चैप्टर है. ठीक है, फाइन. चलो इसको स्टॉप करेंगे. नेक्स्ट टर्न पे वील स्टार्ट अ न्यू चैप्टर. पेंडेंसी का मतलब होता है, पेंडेंसी का मतलब बताओ क्या हुआ? जब तक कुछ पेंडिंग हो. पेंडिंग का क्या मतलब? पेंडिंग मतलब बचा हुआ हो. और कुछ? चलिए.